हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और सेशन में। और आज की आपकी इस वीडियो में हम कवर करेंगे अक्टूबर 2025 के वीक नंबर 4 में बनने वाले करंट अफेयर के सवाल को। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी फायदेमंद लगती है तो इसको लाइक जरूर करना है, और कोई भी अगर आपको टिप्पणी करनी है तो इस वीडियो के कॉमेंट्स का जरूर यूज कीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल है, दी ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर यानी कि एईओ प्रोग्राम इन इंडिया ऑपरेट्स अंडर विच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। यानी कि भारत में अधिकृत ये जो एईओ है, कार्यक्रम किस अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत संचालित होता है। तो चर्चा में क्यों है? तो रिसेंटली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने इंडिया के इस एईओ प्रोग्राम की ना काफी तारीफ करी है। रीजन ये है कि इंडिया ने इस एईओ को लिबरेट किया है, लिबरलाइज किया है, जिसमें जो एमएसएमईज होते हैं उनकी इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेशन ना काफी इंक्रीज हो गई है। तो अब हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी, जैसे कि ये एईओ प्रोग्राम है, इसका ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या कहता है। तो ये प्रोग्राम ऑपरेट करता है डब्ल्यूसीओ के अंदर, जो सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स आता है ना, उसके अंदर। अभी डब्ल्यूसीओ क्या है? ये है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। और इस वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो सेफ सेफ ऑफ स्टैंडर्ड्स है ना, उस फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स है, उसके अंदर काम करता है। तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई जो सेफ फ्रेमवर्क्स है उसके बेसिक्स क्या है। तो इस सेफ फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करा गया था जून 2025 में, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, उसको क्या करना, सिक्योर बनाना, ट्रेड को और ज्यादा फैसिलिटेट करना। तो इन्होंने हमसे पूछा कि ये कौन से इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करता है। तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड, डब्ल्यूटीओ। आई मीन डब्ल्यूटीओ के द्वारा इसकी तारीफ करी गई थी, तो इसीलिए ये आपका चर्चा में था। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं वो हमसे पूछ लेते हैं कि भाई कौन किसके अंदर किस प्रकार से काम कर रहा है, तो याद रखना है ये। नेक्स्ट है दी न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज, जिसका नाम है टेट्रा एनियम मैनीलेलियनम, वाज फाउंड इन विच नेशनल पार्क ऑफ केरला। तो हर क्लास के अंदर बायोलॉजी और बायोडायवर्सिटी के अंदर इस प्रकार की जो नई डिस्कवरी पर आधारित सवाल होते हैं ना, वो मैं आपके साथ कवर करता हूं। तो वेस्टर्न घाट्स की जो बायोडायवर्सिटी है ना, उसमें एक नया एडिशन हुआ है इस प्लांट स्पीशी की डिस्कवरी के बाद, जिसको रिसर्च ने हाल ही में खोजा है। नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा, टेट्रा एनियम मैनीलैलिन एनम, ये इसका नाम है। अब इसकी जो डिस्कवरी की लोकेशन है वो केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जहां पर आपको नजर आता है इराविकुलम नेशनल पार्क। तो इस प्रकार की नई डिस्कवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एंडेमिक टू विच रीजन ऑफ इंडिया। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग जो कि हाल ही में समाचारों में था, भारत के किस क्षेत्र में स्थानिक यानी कि एंडेमिक रूप में इसको देखा जा रहा है। तो चर्चा में क्यों है? कर्नाटका के अंदर जो हिरेबिगवाडी है, उसके पास में इस फ्लॉग को स्पॉट किया गया है। अब इसकी ना कुछ साइंटिफिक डिटेल हमें पता होनी चाहिए, कि जैसे इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका नाम याद रखिएगा, रैकोफोरस। रैकोफोरस, और उसके बाद एक और टर्म है वो मुझे याद नहीं आ रही है, वो यही वाली शायद है। जो ये मालाबार है ना, ये मालाबार पर आधारित इसको दूसरा नाम दिया गया है, मालाबारिकस करके नाम है, मालाबारिकस करके इस फ्रॉग स्पीशी का नाम है। तो ये एंडेमिक जो रीजन है ना, वो इसका कौन सा पड़ेगा? वेस्टर्न घाट्स पड़ेगा। तो ये हमारे लिए चर्चित है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? इंपॉर्टेंट है भाई ये, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने दीपावली सेलिब्रेट करी इसी आपके पोत पर, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, ठीक है। तो आईएनएस विक्रांत पर और आर्म्ड फोर्सेस की जो यूनिटी है ना, यूनिटी को ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में प्रेज किया गया।
आईएनएस विक्रांत को लेकर आपको कुछ बातें जाननी चाहिए, जैसे कि सवाल में आपसे पूछा कि ये पहला इंडिजीनियसली डिजाइंड और बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको किसने डिजाइन किया? इंडियन नेवी की जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है ना, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, इसके द्वारा डिजाइन किया गया, जिसमें जो कंपनी है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इस प्रकार की चीजें हमसे पूछी जाती हैं। अब इसको लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कब कमीशन करा गया था? तो 2022 में इसको कमीशन किया गया। ये एक अच्छा सवाल है जिससे आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कोणार्क बलुखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन बताइए कि कौन से राज्य के अंदर है। अब चर्चा में क्यों है, सबसे पहले वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका आप लोकेशन रट लीजिए, उड़ीसा के अंदर है। तो यहां पर ना एक स्पॉटेड डियर, जिसको चीतल कहते हैं, चीतल बोल दो, या फिर ये क्या है, स्पॉटेड डियर, इसकी पॉपुलेशन रैपिडली ना यहाँ पर गिरने लग गई है, जिसकी वजह से ये आपका बहुत ज्यादा चर्चा में है। और सेंचुरी को लेकर हमसे पूछा जाएगा कि राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो ये पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको नजर आएगा। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर करा गया था? तो 1984 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर करा गया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चर्चा में क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है माउंट एटना दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सभी लोगों को पता होगा, माउंट एटना पर बहुत ज्यादा चर्चा हम रेगुलरली करते रहते हैं। तो हुआ क्या, उस रिसर्चर्स ने माउंट एटना के नीचे छोटे और लार्ज अर्थक्वेक का जो रेशियो है ना, उसको स्टडी करा और पाया कि 20 साल में ये रेशियो वोल्केनिक एक्टिविटी से स्ट्रांगली कहीं ना कहीं लिंक्ड है, इसलिए चर्चा में था। इससे यानी कि इस माउंट एटना से रिलेटेड हमसे चीजें पूछी जा सकती हैं कि कहां पर, कौन से देश के अंदर लोकेटेड है? तो यार ये इटली के अंदर लोकेटेड है। इटली के अंदर ना एक आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली आइलैंड। मेडिटेरियन सी में आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो ये एक एक्टिव स्ट्रेटो स्ट्रेटो वोल्केनो टाइप का ये एक आपका वोल्केनो है, ठीक है। तो हमसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है स्टॉर्म शैडो मिसाइल वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री। हम स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि संयुक्त विकास के लिए यूनाइटेड किंगडम और कौन से देश ने इसको विकसित किया है। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूक्रेन ने रिसेंटली यूके का ये जो मेड स्टॉर्म शैडो मिसाइल है ना, इसका यूज करके रशिया का जो ब्रांस्क रीजन है उसमें एक केमिकल प्लांट पर स्ट्राइक करी थी। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई ये किसके द्वारा बनाया गया है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा डेवलप्ड है। नाम याद रखिएगा, स्टॉर्म शैडो मिसाइल। नेक्स्ट है इंडियन स्कूप्स आउल दैट वाज रिसेंटली स्पॉटेड नियर दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी इज नेटिव टू विच रीजन। भारतीय स्काउट्स आउल जो कि हाल ही में दारोजी स्लोथ भाउल अभ्यारण्य के पास देखा गया, ये किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो देखो, इस प्रकार की जो रेयर साइटनिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि कुछ जो बर्ड वॉचर्स होते हैं ना, उन्होंने इंडियन स्कूप आउल की फर्स्ट एवर साइटिंग को रिकॉर्ड किया, तो ये चर्चा बन गया। अब ये जो सेंचुरी है, जो दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य के अंदर लोकेटेड है, उसके पास में इसको स्पॉट करा गया है। तो ये एक्चुअली में कहाँ का नेटिव है? तो ये साउदर्न एशिया का नेटिव एक स्पीशी है। नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है स्कूप्स आउल। तो जैसे इंडिया हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, इन जैसी जगहों पर ये पाया जाता है और यहाँ पर पहली बार इसको देखा गया था। नेक्स्ट है सोर प्रोग्राम। सोर प्रोग्राम यानी कि स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सोर कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो इंडिया एआई रेडी जनरेशन बनाने के लिए प्रमोट कर रहा है अपने इस सोर, जो कि स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम है। कौन लॉन्च कर रहा है इसको? तो इसको एमएसडीई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने दिया है, ये इसको लॉन्च कर रहा है। प्रोग्राम का फोकस ये है कि ये एआई लर्निंग को स्कूल एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग में इंटीग्रेट करेगा। इसमें 6th से लेकर 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करा जाएगा, जो एजुकेटर्स हैं अक्रॉस इंडिया उनको टारगेट करा जाएगा।
इसकी ट्रेनिंग में ऐसे करेंगे कि स्टूडेंट्स के 3 मॉड्यूल बनाएंगे 15-15 घंटे के, जिसमें उनको इसके लिए तैयार किया जाएगा। एआई के बेसिक्स वगैरह, मशीन लर्निंग की बातें, जो डेटा लिटरेसी है उस पर बातें करी जाएंगी, एथिकल टैग यूज कैसे हो, ये सब बातें इसके अंदर करे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है निंगोल चाकोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो एक फेस्टिवल रिलेटेड सवाल आपको आपके एग्जाम में पक्का मिलता है, तो चर्चा में इसलिए है कि जो मणिपुर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है वो हर साल अपना ये एनुअल फिश फेयर कम फिश क्रॉप कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करता है, जिसको निंगोल चाकोबा फेस्टिवल से पहले जाना जाता था। तो ये कौन से राज्य से संबंधित है भाई? ये मणिपुर राज्य से संबंधित हो जाएगा। और अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल बनते हैं। नेक्स्ट है भाई, हिमू 5 इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको कौन से देश के द्वारा विकसित किया गया है? इस तरीके के सवाल हमसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो साउथ कोरिया इस साल के एंड तक अपनी सबसे पावरफुल जो कन्वेंशनल मिसाइल है, जिसका नाम हमारे सामने है ह्यूनमू 5, जिसे मॉन्स्टर मिसाइल भी कहा जा रहा है, इसको डिप्लॉय करने जा रहा है। तो इस मिसाइल को लेकर आपको याद रखना है कि किसने इसको विकसित किया है और ये किस प्रकार की मिसाइल है। एक ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी याद रखना है। टाइप ऑफ मिसाइल भी हमसे पूछा जाता रहता है। साउथ कोरिया इसको डेवलप कर रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 47th एशियान समिट 2025? 47th एडिशन है इस बार का, ये भी याद रखना है। एशियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पर आयोजित करी जा रही है? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, उन्होंने इसको वर्चुअली अटेंड किया 47th एशियन इंडिया समिट को। 26 से 28 अक्टूबर में इसका आयोजन कराया गया। कहाँ पर? मलेशिया के कुलालमपुर में। तो ये एक अच्छा इवेंट है, ये हमसे पक्का पूछा जाएगा। तो इस की जो चेयरशिप है वो किसके पास है? मलेशिया के पास। और इस इवेंट के दौरान जो डिप्लोमेटिक कैपिटल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है ना, वो बन जाएगा आपका मलेशिया। लगभग 30 से ज्यादा हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ डायलॉग पार्टनर्स में यूएसए, चाइना, जापान और साउथ अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। ठीक है, इसमें रीजनल पीस और स्टेबिलिटी पर बातें होती हैं, इकोनॉमिक रेजिलियंस पर बात होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ पर बात होती है। अच्छा, थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी इवेंट होता है ना, उसका हमसे थीम जरूर पूछा जाता है। तो इसका याद रखिएगा, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसका थीम है। ये कब कराया गया? मोदी जी ने वर्चुअली इसको अटेंड करा था। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड आईडीएस यानी कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ऑन रेलवे ट्रैक्स इन द नॉर्थ ईस्ट? पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे पटरियों पर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर रेलवे ने ये एक एडवांस इंट्रूसिव डिटेक्शन सिस्टम को लॉन्च किया है। किसने? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे ने। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे वाला ऑप्शन है, ये इसके अंदर सही चला जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है? जैसे कि जो एलिफेंट ट्रेन के कोलिजन हो जाते हैं ना, उसको प्रिवेंट करना। जो फॉरेस्टेड रेलवे सेक्शन है ना, उसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और अपनी ऑपरेशनल सेफ्टी को इंक्रीज करना। ये सिस्टम काम कैसे करता है? जैसे कि रेलवे है ना, वो रेलवे ट्रैक के पैरेलल 10 मीटर डिस्टेंस पर इसको लगाया गया है, जिसमें जो ऑप्टिकल फाइबर सेंसिंग टेक्नोलॉजी है ना, उसका इस्तेमाल होगा। जब कभी भी हाथी मूव करते हैं तो उनकी जो वाइब्रेशन है ना, वो सेंसर केबल्स डिटेक्ट करती हैं और रियल टाइम जो अलर्ट है वो ड्राइवर और कंट्रोल रूम में मिल जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च करा गया, आईडीएस को। नेक्स्ट है भाई, एक नाम दिया गया है, चेरी सैंथिमम फ्लावरिंग प्लांट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज नेटिव टू विच रीजन? क्रिंसोथेमम, फूलों वाला पौधा। ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ का नेटिव है, चर्चा में क्यों है? तो कश्मीर में पहली बार ये जो टूरिस्ट आते हैं, गार्डन टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया था इसको, तो इसलिए आपका चर्चा में है। एक बोटेनिकल फैक्ट्स को लेकर इसको आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका नेटिव क्या है? ये आपका एशिया और नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप का नेटिव है। फ्लावरिंग प्लांट है, काफी सुंदर है, इसकी फोटो भी देख सकते हैं आप गूगल पर। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025? एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इंडियन एयरफोर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में।
अब इस एक्सरसाइज की जो होस्ट है वो करी गई है स्पेनिश एयरफोर्स के द्वारा। स्पेन में इनका एक गांडो एयर बेस है। गांडो बोला है मैंने, ठीक है, गलत मत समझना। गांडो एयरबेस ऑफ स्पेन, यहाँ पर इसको वेन्यू रखा गया। 20 से 31 अक्टूबर के बीच में इसमें आयोजित कराया गया। तो ये एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें म्यूचुअल लर्निंग पर ध्यान देना, जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है उसको बढ़ावा देना, एयर कॉम्बैट जो स्किल्स होती हैं उनको शार्पर करना, डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना जैसी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर इंडिया ने अपना जो 16 एयरबस C-29 एयरक्राफ्ट है ना उसको इंडक्ट किया है। ओके, अगला है द न्यू फिश स्पीशीज जिसका नाम है शीडोरोम्बस बाहाडू बाहू डायनेसिस। इसको डिस्कवर करा गया कौन से राज्य के अंदर? अब देखो, आप में से कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जी अजीब अजीब से नाम लेकर आ जाते हैं, बट यार ये इंपॉर्टेंट होता है। तो रिसेंटली जो JSI है ना, व्हाट इज JSI? ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसके मतलब एक सेंटर है आपका, एस्चुराइन बायोलॉजिकल रीजनल सेंटर। उसके रिसर्चर्स ने एक नई फिश स्पीशीज को डिस्कवर करा है जिसका नाम आपके सामने मैंने लिखा है। और ये जो डिस्कवरी की लोकेशन है वो उड़ीसा का जो एस्चुरी है, कौन सा? बाहुडा एस्चुरी। बाहुडा एस्चुरी, वहां पर इसकी लोकेशन है। तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नई फिश स्पीशीज को डिस्कवर करा गया है। लीशेट, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये क्या चीज है भाई? नाम क्या है? लीचेट। तो हुआ क्या, रिसेंटली अरावली हिल्स में एक टॉक्सिक लीशेट का इलीगल डिस्चार्ज के खिलाफ एनवायरमेंटलिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से एक्शन की डिमांड करी है। अब ये है क्या? ये हाईली टॉक्सिक लिक्विड है। तो ये जो यहाँ पर आपका दिया गया है ना ऑप्शन नंबर बी में, ये सही जाएगा। हाईली टॉक्सिक लिक्विड है जो कि म्युनिसिपल लैंडफिल्स के अंदर बनता है। इसमें जो वेस्ट होता है वो डिकम्पोज होता है, फिर रेन वाटर जो पड़ता है उससे इसका इन्फिल्ट्रेशन होता है, देन केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये काफी टॉक्सिक है, इसीलिए चर्चा में था। और मैंने आपको बताया कि जो एनवायरमेंटलिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं उन्होंने यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से इसके एक्शन को लेकर डिमांड करी है कि भाई ये जो टॉक्सिक लीचेड है ना, इसकी इलीगल डिस्चार्ज के खिलाफ ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल कौन से दिन? सभी लोग एक ही स्वर में आंसर कर देंगे जी, 31 अक्टूबर आंसर कर दो। तो हुआ क्या, ये हर साल 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और 2025 का जो सेलिब्रेशन है उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लीड किया। और गुजरात के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है नर्मदा वैली पर बना हुआ। इस पर इसको सेलिब्रेट किया गया। तो ये वेन्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि 31 अक्टूबर को क्यों यूनिटी डे के रूप में चुना गया? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है, इसको लेकर हमें याद रखना है। पटेल जी के बारे में आप सबको पता होगा कि ये क्या थे? ये फर्स्ट डेप्यूटी PM थे हमारे देश के। ये सब बातें वैसे पता होंगी आपको। इवन इनको हम यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी बातें हमें पता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मल्टीपल जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको हमारे देश के साथ इंटीग्रेट करने में इनका जो रोल था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, ये जो यूनिटी डे है इसको 2014 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज लॉन्च्ड बाय इंडिया अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान इन 2025? 2025 में पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा पर भारत द्वारा शुरू करी गई वार्षिक त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कौन सा है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये किसी की थोड़ी सी डराने के लिए है। तो इंडिया ने त्रिशूल 2025 को लॉन्च किया। और एक ट्राई सर्विस कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमारी आर्मी भी इंक्लूडेड है, इसमें हमारी नेवी भी इंक्लूडेड है, और इसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स भी इंक्लूडेड है। तो ये तीनों ने पार्टिसिपेट इसके अंदर किया। लोकेशन मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पर इसको लॉन्च करा गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का वार्निंग, पाकिस्तान के सरक्रीक के पास मिलिट्री बिल्टअप में आपने देखा।
तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, त्रिशूल एक्सरसाइज इसका नाम है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अरुणांक। ये एक इनिशिएटिव है कौन सी संस्था का? प्रोजेक्ट अरुणांक। अब आप मुझसे पूछोगे कि जी इसके बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में बताओ, तो प्रोजेक्ट अरुणांक ने रिसेंटली अपना 18th रेजिंग डे इसको सेलिब्रेट किया। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रो, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट की डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो अरुणांक नामक प्रोजेक्ट इसमें क्या है, तो इसको कब स्टार्ट करा गया था? स्टार्टेड इन 2008। लोकेशन कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश से ही इसका नाम इन्होंने डिराइव किया है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है। नेक्स्ट है ओलो ट्राइब को प्राइमरली पाया जाता है, दिए गए चार विकल्प में से बताना है कौन से भारतीय राज्य के अंदर। तो हुआ क्या, रिसेंटली जो असम राइफल्स है, असम राइफल्स का जो खोंसा बटालियन है, उसने ऑपरेशन सद्भावना के अंडर एक स्किल बेस्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य ये है कि जो ओलो ट्राइब है ना, उसकी वुमेन को एम्पावर करना। अब ये ओलो ट्राइब के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि इनको मल्टीपल नामों से जाना जाता है। इनको जैसे लाजू नागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर ये नाम पूछ लिया जाए तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। अरुणाचल प्रदेश इसका संबंधित राज्य हो जाएगा। वहां पर तिराप डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेशन आपका पड़ता है। तो कुछ पॉपुलेशन म्यांमार में भी रहती है इस ट्राइब की। तो क्रॉस बॉर्डर ट्राइब होने के बावजूद जो लैंग्वेज है वो सेम है, जो रिलीजन है वो सेम है, जो ट्रेडिशंस है वो सेम है। तो ये याद रखना है कि प्राइमरली अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है ट्राइब। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2025 एपेक समिट, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट? इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर डाल लीजिएगा। वैसे तो मैं सारे ही सवालों को आपसे इंपॉर्टेंट करूंगा कहूंगा। तो आपसे पूछा गया कि ये जो 2025 की एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट है, इसका आयोजन 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आयोजित कराया गया। और होस्ट कंट्री और सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो साउथ कोरिया के अंदर इसका आयोजन कराया गया। वहां पर एक हिस्टोरिक सिटी पड़ती है ग्योंजू, उसका नाम आपको याद रखना है। अगर वो पूछ लें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्योंजू। हो सकता है मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी हो, बट कोशिश मैंने पूरी करी है। ठीक है। तो अब ये जो एपेक समिट है, इसका रोल क्या होता है? तो जितने भी एपेक लीडर्स होते हैं ना, उनकी एनुअली मीटिंग होती है। इसमें जो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसके ऊपर फोकस करना, ट्रेड फैसिलिटेशन पर ध्यान देना, जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उस पर ध्यान देना। तो ये चीजें हमसे पूछी जाती हैं। अच्छा, एपेक की फाउंडेशन को लेकर एक सवाल अगर पूछा जाए तो 1989 में इसको फाउंड करा गया था। ये रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, जो कि वॉलंटरली कोऑपरेशन और नो बिल्डिंग ट्रिटी ऑब्लिगेशंस के वर्किंग स्टाइल पर काम करता है। तो साउथ कोरिया 2025 का इनका होस्टिंग देश था, जिसका गुंजू करके जो सिटी है वो होस्ट था। नेक्स्ट है व्हाइट चेक्ड पैट्रिज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज मेनली फाउंड इन विच रीजन? व्हाइट चिक्ड पैट्रिज जो हाल ही में समाचारों में था, मुख्य रूप से किस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है? अगेन फिर आप कहोगे सर जी फिर बायोडायवर्सिटी पर आधारित सवाल ले आए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने मतलब इस व्हाइट चेक पैट्रियज को लेकर ना बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। जैसे कि रिसेंटली ना ये एक रेयर बर्ड, मतलब एक दुर्लभ पक्षी है। असम के अंदर, असम के अंदर ना एक आपका नेशनल पार्क है जिसका नाम है देहिंग पट्टी। देहिंग पट्टी जो नेशनल पार्क है, वहां पर इसको देखा गया। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाएगा भाई, याद रखेंगे इसमें। क्या है, ये एक रेयर बर्ड है। ये फोटो देख सकते हैं आप गूगल के ऊपर। ठीक है ना। नेक्स्ट है द मिस्टी इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? मिस्टी पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू करेगी? तो चर्चा में क्यों है? तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने लास्ट 2 साल में लगभग 22,000 से ज्यादा हेक्टेयर जो मैंग्रोव है उसको रिस्टोर करा और उसको कंजर्व भी किया इस मिस्टी स्कीम के अंदर। अब इस मिस्टी की फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स। हैबिटेट्स एंड
टेंजिबल इनकम्स। तो ये इनिशिएटिव है, तो मैं कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गया आपका? मिनिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये याद रखना है। ओके। तो मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उन पर काम करना, इस पर काम होता है। 2023 के अंदर इसको लॉन्च करा गया था इनिशिएटिव को, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके की बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2022 में जो COP27 थी ना, वहां पर इंडिया ने इसके ऊपर अपना डिस्कशन किया था। विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड क्रायोडिल फॉर बफेलो सीमन क्रायो प्रिजर्वेशन? भैंस के वीर्य को क्रायो संरक्षण के लिए क्रायोडिल किस संस्था ने विकसित किया है? चर्चा में क्यों है? तो जो ये NIANP बैंगलोर है, इसके साइंटिस्ट ने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया है इस क्रायोडिल को डेवलप करके। ये है क्या? तो ये रेडी टू यूज सीमन एक्सटेंडर है, एग योक फ्री है। स्पेशली जो बफेलो सीमन क्रायो प्रिजर्वेशन होता है ना, उसके लिए इसको तैयार करा गया है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंगलोर के NIANP ने इसको डेवलप करा। नेक्स्ट है, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन बताइए कि कौन से राज्य के अंदर है। अगेन देखो, अच्छा सवाल है, चर्चित नहीं है उतना, बट रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ अपडेट गोवा से आया, जहां पर ये बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो गोवा का एक मंत्र जू है ना, वो 12 साल बाद नए एनिमल वेलकम करने जा रहा है। तो ये बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर आधारित आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर मल्टीपल जानवरों को लेकर आने जा रहे हैं, जैसे कि जो बार्किंग डियर होते हैं, एक पेयर स्लोथ बियर का भी इसमें लाया जा रहा है। तो गोवा नाम याद रखेंगे, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। Recently, archaeologists discovered a 4,000-year-old temple of Dilmun civilization on which island in Kuwait? हाल ही में पुरातत्वविदों ने दुलमुन सभ्यता के 4,000 वर्ष पुराने मंदिर कुवैत के किस द्वीप पर खोजा है? तो पहले तो एक कुवैत के अंदर है। तो आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेटेड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई है कुवैत में, जहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है फेलाका। ये जो बी ऑप्शन में दिया गया है आपको, फेलाका द्वीप। इस पर आर्कियोलॉजिस्ट ने 4,000 साल पुराने टेम्पल को डिस्कवर किया है। और ये टेम्पल कौन सी सिविलाइजेशन से लिंक्ड है वो भी हमें याद रखना है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर नहीं लिखा क्या? ये लिखा है ना, दिलमुन सिविलाइजेशन। इससे ही आपका संबंधित है, जिसको टेलमुन के नाम से भी बुलाया जाता है लोकली। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। अब ये जो दिलमुन सिविलाइजेशन है ना, ये ईस्टर्न जो अरेबियन पेनिसुला है वहां पर ही आपका लोकेटेड हुआ करता था। ब्रोंज एज का पावरफुल ट्रेडिंग हब हुआ करता था ये आइलैंड। तो याद रखेंगे, टेम्पल यहाँ पर मिला है। INS इक्शाक हैज बीन बिल्ट बाय विच इंडियन शिपबिल्डिंग कंपनी? कौन सा INS है? INS इक्शाक, इंडियन नेवी की ये इंडिजिनस कैपेबिलिटी से जुड़ी एक स्ट्रॉन्ग न्यूज है, जहां पर ये सर्वे वेसल जिसका नाम क्या है, इक्शाक, इसको जल्द ही नेवल बेस कोची पर कमीशन करा जाएगा। इसके नाम का मतलब भी आपसे पूछ सकते हैं, इसका नाम है द गाइड। ये नाम वगैरह पर भी पूछ लेते हैं। तो ये जो अनएक्सप्लोर्ड वाटर है ना, उसका चार्ट, उसका जो उसको उसको चार्ट करने के लिए जो सेफ नेविगेशन है उस पर काम करेगा। तो इसमें कोलकाता का जो GRSC है ना, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसके द्वारा इसको बनाने का काम करा गया है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट येन पेग्ड स्टेबलिकॉन नेम्ड JPYC? JPYC नामक दुनिया का पहला येन पैक्ड स्टेबल कॉइन किस देश के द्वारा लॉन्च करा गया? अब आप पूछ रहे होगे कि ये क्या है? तो डिजिटल फाइनेंस के फील्ड में ये एक हिस्टोरिक स्टेप है जो कि जापान के द्वारा लिया गया है। क्या कर दिया जी इन्होंने? तो जापान ने वर्ल्ड का पहला येन पैक्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? JPYC। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हमारे से चीजें पता होनी चाहिए। तो एक स्टार्टअप है JPYC, उसके द्वारा इसको इश्यू करा गया है। और जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसको बैक भी कर रहा है, डोमेस्टिक सेविंग्स इसके अंदर लगाई जा रही है, बहुत सारी चीजें। तो जापान का है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन गोल्ड मेडल इन दी बोथ अंडर 18 बॉयज एंड अंडर 18 गर्ल्स कबड्डी इवेंट्स एट दी 2025 एशियन यूथ गेम्स? 2025 एशियन यूथ गेम्स में अंडर 18 बॉयज और अंडर 18 गर्ल्स कबड्डी दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सभी लोग आंसर करेंगे, इसमें हमारे इंडिया ने दोनों ही कैटेगरीज में गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो एशियन यूथ गेम्स हुए वो हुए कहाँ पर? तो ये बहराइन के अंदर हो रहे थे।
ये भी पूछ सकते हैं हम। तो इंडिया ने कबड्डी में डबल गोल्ड जीता है, अंडर 18 बॉयज और अंडर 18 गर्ल्स। तो गर्ल्स टीम का परफॉर्मेंस ये है कि इन्होंने किसको हराया, गर्ल्स ने इन्होंने ईरान को हराया। और अगर ये पूछ लें कि कितने से हराया, तो 75-21 से इन्होंने ईरान की लड़कियों को हराया है। और बॉयज टीम ने किसने हराया, बॉयज टीम ने भी ईरान को ही पटकनी दी, जहां पर जो स्कोर रहा वो थोड़ा क्लोज रहा, 35-32। तो इंडिया जीता है भैया, ठीक है। तो यार ये डिस्कशन था हमारा इस अक्टूबर के चौथे सप्ताह का। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे इस एप्लीकेशन पर वीकली करंट अफेयर वाले कोर्स के अंदर आप लोगों को अपडेट कर दी जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसमें अपने कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को अगर आप शेयर कर पाएँ तो शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है, इस पर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती रहती हैं। अगर मुझसे पर्सनली आपको कनेक्ट करना है तो रॉबिन SIRG करके ये मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, आप इस पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, इसमें इतना ही। थैंक यू।